कहानी की शुरुआत में हमें एक कमरे में एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की एक कमरे में बंद थी और उस कमरे के चारों तरफ सिर्फ फोन ही फोन थे। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का फोन था और उस पर एक नंबर भी लिखा हुआ था। लड़की फोन को उठाने के बाद उस नंबर को डायल कर देती है। अब फोन में से आवाज आ रहा था कि आपको एक फ्लैश दिया गया है। ये सुनकर के लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी दूसरा फोन बजने लगता है तो लड़की जा करके उसे उठाती है, जिसमें से आवाज आ रहा था कि आपको एक फ्लैश दिया गया है। लड़की को कुछ समझ में आता उससे पहले ही फोन में से ढेर सारा पानी गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके उस कमरे के अंदर ढेर सारा पानी भर जाता है और तभी उस लड़की को ऊपर की तरफ एक फ्लैश दिखाई देता है। अब इसके बाद ये लड़की उस कागज पर लिखे हुए नंबर को देखती है। नंबर को देखने के बाद वो दोबारा से नीचे जाती है और उस टेलीफोन को ढूंढने लगती है जिसका नंबर उस कागज पर लिखा हुआ था। अब उस टेलीफोन में वो लड़की उस नंबर को डायल करने लगती है। टेलीफोन ओपन होने के बाद उस लड़की को उसके अंदर एक सामान मिलता है। लड़की उस सामान को लेने के बाद जा करके फ्लश कर देती है, जिससे कमरे का सारा पानी गायब हो जाता है। इसके बाद लड़की जैसे ही अपने बालों को ऊपर करती है तो उसका VR बाहर आ जाता है। दरअसल वो लड़की VR को लगा करके एक गेम खेल रही थी और इस गेम को वो लड़की जीत जाती है। घर आने के बाद वो लड़की अपने उसी खेले हुए गेम को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और इसके बाद उसके डैड खाना खाने के लिए नीचे बुलाते हैं। उस लड़की का नाम लीसा था। लीसा अपने डैड के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी। किसी एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और अब उसके डैड ही उसके सब कुछ थे। खैर तभी आधी रात में अचानक से पूरे शहर की बिजली ऑफ हो जाती है। एक झलक हम बाहर की तरफ देखते हैं तो पूरा शहर सुनसान पड़ा हुआ था। लीसा जा करके लालटेन को जलाती है ताकि उजाला हो सके और इसके बाद वो अपने डैड के साथ बैठ करके बातें करने लगती है। एक बात बहुत अच्छी थी कि इनका मैकबुक चार्ज था। जिसके बाद ये लोग बैठ करके अपने पुराने वीडियोस और फोटोज को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। इसी बीच लीसा एक फोटो में अपनी मॉम को देखती है और वो इमोशनल हो जाती है। रात को सोते समय लीसा को कुछ ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद लीसा उठ करके अपने छोटे से वेयर हाउस में चली जाती है। ये वेयर हाउस लीसा के ग्रैंडफादर का था। उन्होंने एक किताब में रेडियो फ्लैश के बारे में लिखा था। तभी लीसा को एक चीज दिखाई देती है जो कि ढका हुआ था। जब लीसा उसे चेक करती है तो वो एक रेडियो था जो कि बंद पड़ा हुआ था, लेकिन मौके पर लीसा के पास एक बैटरी था जिसका इस्तेमाल करके वो रेडियो को ऑन करने की कोशिश करती है और आखिरी में उसका रेडियो ऑन हो जाता है। अब रेडियो ऑन हो जाने के बाद वो अपने उस रेडियो से आसपास के रेडियो में कनेक्ट करने की कोशिश करती है और उसका रेडियो का कनेक्शन हो जाता है उसके ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर का नाम फ्रैंक था। लीसा फ्रैंक को बताती है कि हमारे पूरे शहर की बिजली ऑफ हो गई है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इसके बारे में काफी समय पहले ही पता था। तुम लोगों को फौरन शहर को खाली कर देना चाहिए। तो लीसा कहती है कि ठीक है, हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह हो जाने के बाद हम डैड से बात करेंगे। रेडियो बंद हो जाने के बाद फ्रैंक रात में एक दुकान पर जाता है दवा लेने के लिए। तभी फ्रैंक देखता है कि एक इंसान कार से यहाँ पर आया है। वो इंसान भी अपनी दवाइयों को लेने के लिए आया था और ढूंढ रहा था। तभी फ्रैंक कहता है कि मुझे पता है कि तुम नशे की दवाई ढूंढने के लिए आए हो। इसके बाद फ्रैंक उसे बताता है कि वो दवाई कहाँ पर रखा गया है और दवा को लेने के बाद वो इंसान यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद हम पूरे शहर को सुनसान देखते हैं। बिजली का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। बिजली न आने की वजह से बिजली से चलने वाली सारी चीजें बंद हो गई थी। खैर इसके बाद लीसा अपने डैड को रेडियो के पास लेकर जाती है और उन्हें अपने ग्रैंडफादर से बात करवाती है। उसके डैड ग्रैंडफादर से बात करते हैं और लीसा यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फ्रैंक ऑर्थर से कहता है कि तुम्हें जल्दी से शहर को खाली कर देना चाहिए क्योंकि लाइट आने की संभावना ना के बराबर है। ये प्रॉब्लम छोटे छोटे EMP की वजह से हुई है और ये ठीक भी नहीं होने वाली है। तुम्हें फौरन शहर को खाली करके मेरे पास जंगल वाले एरिया में आ जाना चाहिए क्योंकि कुछ ही समय में सब कुछ बंद होने वाला है। इसके बाद ऑर्थर जा करके अपने बेटी के साथ सामान को पैक करना शुरू कर देता है। बाहर साइड हम देखते हैं कि कुछ लोग पुलिस वालों से बहस कर रहे थे कि आखिर ये प्रॉब्लम कब सोल्व होगा। पुलिस वाला भी उन्हें उम्मीद देते हुए कहता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लीसा को देखते हैं जो अपने डैड के साथ अपने ग्रैंडफादर के पास जा रही थी। रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए वो एक दुकान में जाती है, लेकिन वहाँ पर छीना झपटी हो रहा था, इसलिए ये लोग दुकान पर रुकते नहीं है और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत से आगे जाने के बाद ये लोग ब्रिज पर देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई थी क्योंकि इनका ऑयल खत्म हो चुका था और आगे की तरफ एक्सीडेंट भी हुआ था। कुछ समय बाद रात भी हो जाती है और रात के समय में इन्हें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। लीसा कहती है कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, हमें पीछे की तरफ टर्न लेना था। यह सुनने के बाद ऑर्थर भी मैप को देखने लगता है और इसी बीच उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद जब इनकी आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। ऑर्थर उठने के बाद वो लीसा को उठाता है। वो लीसा से कहता है कि हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, हम बिल्कुल ठीक हैं। यह कहने के बाद ये लोग कार से बाहर निकलते हैं और अपने सामान को लेने
लेने के बाद पैदल ही आगे जाने का फैसला करते हैं। ये लोग नदी के रास्ते से काफी दूर जंगल में आ जाते हैं और जंगल में आने के बाद ये लोग पानी को देख करके एक जगह पर बैठ जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से ऑर्थर को चोट लगी हुई थी और दर्द भी हो रहा था और जिद करके जब लिसा उस घाव को देखती है तो वो रोने लगती है, लेकिन ऑर्थर उसे शांत करता है और कहता है कि ये तो बस छोटी सी चोट लगी हुई है। इसके बाद ये लोग फिर से उठते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से ऑर्थर का वो दर्द काफी ज्यादा हो जाता है और वो गिर करके बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिसा हेल्प मांगने के लिए जंगल से बाहर की ओर भागती है और बाहर आने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जिसमें एक बूढ़ा इंसान रहता था। वो बूढ़ा इंसान जब लिसा को देखता है तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और इसके बाद लिसा उस बूढ़े इंसान को लेकर के अपने डैड को बचाने के लिए जंगल में जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी ऑर्थर को उठा करके अपने घर पर लेकर आता है। अपने डैड की ऐसी हालत देख करके लिसा को बहुत दुख हो रहा था। दुनिया की ऐसी हालत देख करके वो बूढ़ा आदमी कहता है कि शायद दुनिया का अंत नजदीक आ गया है। कुछ समय बाद लिसा पानी भरने के लिए बाहर चली जाती है। पानी लेने के बाद जब वो वापस आ रही थी तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जब लिसा की मॉम की मौत हुई थी तब भी उसने इस बूढ़े आदमी को देखा था। इसके बाद लिसा भाग करके अपने डैड के पास जाती है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसके डैड ने सांस लेना बंद कर दिया है और उनकी मौत हो गई है, जिससे लिसा को बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो आदमी ऑर्थर के लाश को ले जाकर के दफना देता है और वो लिसा को ले जा करके उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ने का उससे वादा करता है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो लिसा और ऑर्थर को ढूंढ रहा था। ढूंढते वक्त वो एक जंगल में एक कार को देखता है। कार को देखने के बाद फ्रैंक को मालूम चल जाता है कि ऑर्थर और लिसा का दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो दोनों फ्रैंक को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जंगल से बाहर आने के बाद फ्रैंक उस घर पर जाता है जहाँ लिसा गई थी। छानबीन करने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे मालूम चल जाता है कि किसी को यहाँ पर दफनाया गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि किसको दफनाया गया है। इधर वो आदमी लिसा को लेकर के जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देखने के बाद लिसा कार के पीछे साइड जा करके छुप जाती है। अब वो आदमी कार को रुकवाने के बाद ड्राइवर के पास आता है और ड्राइवर को गन दिखा करके कार से नीचे उतरने के लिए कहता है। कार से नीचे उतारने के बाद वो आदमी बूढ़े आदमी को ले जा करके पीछे शूट कर देता है और उस बूढ़े आदमी को जान से मारने के बाद वो कार को लेकर के जाने लगता है। वो कार को लेकर के एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ फेंकी पड़ी हुई थी। दरअसल उस आदमी को ऑयल चाहिए था क्योंकि कार में खत्म हो गया था, लेकिन तभी यहाँ पर कोई और आदमी आ जाता है जो उस आदमी को शूट कर देता है। शूट करने के बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। लिसा भी मौका देख करके कार से बाहर निकल करके भागने लगती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है। वो आदमी लिसा को पकड़ लेता है और वो लिसा को लेकर के अपने जंगल वाले घर में आता है जहाँ पर उस आदमी की माता भी रहती थी। उस आदमी की माँ लिसा से पूछती है कि तुम हमारी प्रॉपर्टी पर क्या कर रही हो, जिसके बाद लिसा उस औरत को पूरी बात बताती है। रात हो जाने के बाद ये लोग लिसा को खाना खाने के लिए भी देते हैं। खाना खा लेने के बाद वो औरत कहती है कि आज रात तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए वरना जंगली भेड़िए तुम्हें खा जाएंगे। वो औरत कहती है कि मेरे बेटे बिल्ली की वजह से आज तुम जिंदा हो वरना जंगली भेड़िए आज तुम्हें नोच डालते। अब लिसा यहाँ से जाने की जिद करती है, लेकिन वो औरत उसे जाने नहीं देती है और वो उसे आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहती है। लेकिन रात हो जाने के बाद जब सभी लोग सो रहे थे तो लिसा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खोलने की आवाज वो औरत सुन लेती है और उसकी आँख खुल जाती है। मगर उसके बावजूद भी लिसा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस औरत का बेटा बिली अपनी कार से उसके पीछे पड़ जाता है। उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। वो उससे लिसा को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का लिसा को पकड़ने नहीं जा रहा था, इसलिए बिली उसे मारने लगता है। खैर अब इसके बाद बिली खुद जा करके लिसा को पकड़ लेता है और उसे बांधने के बाद एक बोरे में भर देता है। बोरे में भरने के बाद वो उसे बोरे के साथ लटका देता है। दरअसल वो अब उसे एक शिकार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। जब कुछ समय बाद यहाँ पर एक भालू आता है तो वो लिसा के ऊपर हमला करने लगता है और तभी मौका देख करके बिली उस भालू को शूट कर देता है। दरअसल ये लोग जंगल में रह करके भालू हिरन के मांस को ही खाया करते थे और उन्हीं मांस को खा करके अपना गुजारा करते थे। इसके बाद बिली उसे ले जा करके एक छोटे से झोपड़ी में बंद कर देता है। रात के समय में वही छोटा सा लड़का लिसा को ला करके उसका बैग दे देता है। लिसा बैग को लेने के बाद अपने रेडियो को निकालती है और वो अपने ग्रैंडफादर से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आता है तो वो अपने मैकबुक को चलाने लगती है और वो अपने माता पिता के वीडियोस को देख करके उन्हें बहुत मिस कर रही थी। उसका हाथ बंधा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने हाथों के रस्सियों को काट देती है। अब इसके बाद वो लॉक को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यहीं पर वो छोटा सा लड़का आ जाता है। लिसा उस लड़के से कहती है कि तुम मुझे बाहर निकाल दो, हम दोनों ही यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इसके बाद वो लड़का कहता है कि मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। तो लिसा उस लड़के को सीढ़ी और रस्सी लाने के लिए कहती है। वो लड़का लिसा की बात को मान जाता है क्योंकि
क्योंकि वो भी यहाँ से भागना चाहता था। अब रस्सी की मदद से लिसा उस झोपड़ी से बाहर आ जाती है और ये दोनों ही भाग जाते हैं। लेकिन सुबह होने के बाद बिली को मालूम चल जाता है कि दोनों लोग ही यहाँ से भाग चुके हैं और वो इन दोनों को मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। ये लोग काफी दूर जाने के बाद जंगल में बैठ करके आराम करने लगते हैं। लिसा उस लड़के से पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या है, तो वो लड़का लिसा को अपना नाम क्विंट बताता है। क्विंट बताता है कि ये लोग जबरन मुझे अपने साथ रखे हुए थे और मुझसे सारा काम करवाते थे। तो लिसा कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम मेरे ग्रैंडफादर के साथ रहना, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो तुम्हें भी अपने साथ रखेंगे। खैर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ऊपर के साइड में बिली आ जाता है। किसी की आने की आवाज सुन करके ये दोनों ही यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिली भी इनका आवाज सुन रहा था और इनके पीछे पड़ा हुआ था। ये लोग एक गिरे हुए पेड़ के सहारे से नदी को पार कर रहे थे और तभी यहाँ पर लिसा का बैग नीचे गिर जाता है और बैग का पीछा करते हुए बिली इन तक पहुँच जाता है। वो इनके ऊपर अपने गन से शूट करता है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। इसके बाद वो नदी में उतर करके इन लोगों को ढूंढने लगता है और ये लोग अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर काफी समय से डूबे हुए थे। बिली आगे की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद ये लोग पानी से बाहर निकल करके भागने लगते हैं, लेकिन इनकी आवाज सुन करके फिर से बिली इनके पीछे आ जाता है। अब बिली ऊपर के साइड में था और ये लोग नीचे के साइड में छुपे हुए थे। तभी मौका देख करके क्विंट पीछे से आ जाता है और वो बिली के ऊपर हमला कर देता है। इस बीच बिली का गन लिसा के पास आकर के गिरता है। अब बिली बहुत गुस्से में था और वो उठने के बाद क्विंट को मारना शुरू कर देता है। तभी बिली के ऊपर गन चलती है और वो मारा जाता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि गन को चलाने वाला लिसा नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर थे। वो अपने ग्रैंडफादर से मिल करके बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक इन लोगों को लेकर के अपने जंगल वाले घर में जाता है, क्योंकि इंसानों की दुनिया अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इनके साथ क्विंट भी आ करके रह रहा होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।